देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर NK सक्सेना। सर, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। जी सर, नमस्कार। सर, नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये देखा गया कि कोरोना के बाद जो स्टेरॉइड जिन्होंने इंटेक किया था, ऐसे जो पेशेंट हैं, जो यंगस्टर्स पेशेंट हैं, उनमें आज भी ये देखा जा रहा है कि एविस्कुलर नेक्रोसिस के डिफेक्ट्स आज भी नजर आ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के डिफेक्ट्स आपके पास पेशेंट्स लेके आते हैं, उस बारे में आप बताइए। हाँ, ये कोरोना एक्चुअली बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पर सूजन आती है, तो बॉडी में किसी भी पार्ट में आती है। सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करती है ऊपर का गला और जो फेफड़े हैं अपने, उसको अफेक्ट करती है। तो उसमें से तो दवाइयों से इससे उससे निकल आते हैं, लेकिन जब जॉइंट को अफेक्ट करती है तो जॉइंट के ऊपर भी सूजन आती है। जॉइंट के ऊपर सूजन आने के बाद कभी कभी जो फीमर बोन है, उसका हेड जो है, उसको जो ब्लड सप्लाई जा रही है, उसके ऊपर सूजन आने के बाद में वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो सकती है। तो ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि जो थोड़े से इन्फ्लेमेशन के आते हैं, उनको तो पूरा रिवर्सल हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। जिनकी ब्लड सप्लाई कट चुकी है, उनको आगे जाकर वो हेड का सॉफ्ट होने की वजह से आगे तकलीफ हो सकती है। यहाँ तक कि उनको वो हेड निकाल कर बदलना भी पड़ सकता है आगे जाकर। तो ऐसा हो सकता है कोरोना के बाद। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं, पर कोरोना से भी ऐसा हो सकता है। इसको अपन एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। आप ये भी बताते चले कि ऐसे जो पेशेंट जो एविस्कुलर नेक्रोसिस डिजीज से ग्रस्त है, जो चलने फिरने में उनको शुरुआत में काफी तकलीफ होती है, तो आप ये बताइए कि शुरुआत के इसके लक्षण क्या होते हैं प्राइमरी स्टेज के, उस बारे में बताइए। चलते समय उनको दर्द होता है। अगर वो पालती मार के बैठते हैं या नीचे बैठते हैं उकरू, तो उनको दर्द होता है। ऐसा अगर दर्द बहुत दिन चला तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सिम्टम्स उसकी मेनली दर्द के होते हैं। जब हिप जॉइंट का मूवमेंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है पालती मारने में या उकरू बैठने में, और दूसरा चलते समय उस पर वजन आता है जॉइंट के ऊपर, इसलिए उस समय पे उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको तकलीफ हिप जॉइंट की, मतलब जहाँ अपन बेल्ट बांधते हैं उससे थोड़ा और नीचे, उस रीजन में अगर तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो पेशेंट हेड ऑफ ह्यूमर से ग्रस्त है जी, तो ऐसे जो पेशेंट है, तो उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, डायग्नोसिस की जो प्रोसीजर होती है, वो किस तरह से होती है, उस बारे में आप बताइए। इसकी जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, जिसमें हेड की ब्लड सप्लाई कट जाती है, उसकी स्टेजेस है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो अर्ली स्टेज में उसको पूरा रिवर्स किया जा सकता है, मतलब वो हेड प्रिजर्व होता है, अपना जो शेप है उसका गोल, वो वैसा का वैसा प्रिजर्व हो जाता है। ये स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस है, जहाँ पर सूजन आती है और सूजन उतरने के बाद थोड़ा बहुत जो ब्लड कम हुआ है वो रिस्टोर हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है 2-3 महीने के अंदर ठीक। उसको प्रिकॉशन ये लाना चाहिए, ऐसे स्टेज में वो लोड ज़्यादा नहीं दे अपने जॉइंट के ऊपर, मतलब उसमें दौड़ना, बहुत चलना या नीचे बैठना, ये सब थोड़ा सा कम करना चाहिए। जब पेशेंट आपके अर्ली स्टेज में आता है, प्राइमरी स्टेज में जब पेशेंट आता है, तो आप ये बताइए कि जो मेडिकेशन जो बोलते हैं अपन, जो मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं, उससे उसको कितना छुटकारा मिल सकता है? इस समय पर उसको जो मेडिसिन दी जाती है वो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दी जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब जो सूजन वगैरह आई है जॉइंट के अंदर, और उसका पेन कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, पर रिलीफ मिलने के बाद वो अगर एक्टिविटी करेगा तो और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस समय में थोड़ा अपनी एक्टिविटी को कम करेगा, वो चलने की एक्टिविटी, पालती मार के बैठने की एक्टिविटी। जो सर ये भी देखा है कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट जो है, पर्टिकुलरली जो एविस्कुलर नेक्रोसिस से जो ग्रस्त है, ऐसे जो पेशेंट है, इनमें यदि अपने को इम्प्लांट करना है, इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट करते हैं अपन, तो आप बताइए कौन सा इम्प्लांट उनके लिए सही होगा? वो भी काफ़ी संभ्रम में रहते हैं। इम्प्लांट करने के लिए, यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात बहुत बाद में आती है, जब ऐसा होता है कि ये सब अपन दूसरी जो तरीके हैं इलाज के, वो सब खत्म हो चुके हैं, यानी उसका दर्द बहुत ज़्यादा है और किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसकी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, उस समय रिप्लेसमेंट की बात आती है। तब तक कि वो हेड काफ़ी डिफॉर्म्ड हो सकता है, और हेड जिसमें रहता है, कप रहता है एसिटाबुलम, वो भी डिफॉर्म्ड हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बदली जाती हैं। इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहा जाता है।
तो ये करना पड़ता है ऐसे पेशेंट को जहां उसको बाकी चीज़ों से आराम नहीं मिला है। नहीं तो बाकी के ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत हड्डी डालकर उसको हेड को प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको डिकम्प्रेस किया जाता है, जहां पर सूजन आई है उसको सूजन उतरने से भी आराम हो जाता है। अगर रिप्लेसमेंट की बात आती है तो बहुत सारे रिप्लेसमेंट के लिए जॉइंट के टाइप्स हैं, वो जिस पेशेंट को जैसा जॉइंट सूटेबल रहता है। आजकल इंडियन इम्प्लांट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शहर, विदर्भ और अंतर्राज्य दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं डॉक्टर सक्सेना सर। आपका नंबर और एड्रेस भी यहाँ पे स्क्रीन पे रोल हो रहा है, उसको देख के हमारे जो दर्शक आपसे वीडियो कंसल्टिंग कर सकते हैं या तो आपको संपर्क भी कर सकते हैं फ़ोन करके। तो हमारे पेशेंट जो आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे पेशेंट को आप ये भी बताते चलिए कि जिस तरह के आपने बताया कि एविस्कुलर नेक्रोसिस शुरुआत कैसे है, लक्षण क्या होते हैं, अब ये भी बताते चलिए कि यदि किसी को एविस्कुलर नेक्रोसिस होता है और उसकी सर्जरी हो जाती है तो उसका ड्यूरेशन रहता है, लाइफ स्पैन क्या रहता है वो फॉरेन इम्प्लांट्स को, उस बारे में बताइए आप। जब टोटल रिप्लेसमेंट हो जाता है इमीडिएटली 8-10 दिन तो दर्द रहता है, टाके रहते हैं, टाके निकलने के बाद उस समय थोड़ी सी फिजियोथेरेपी लगती है, उनको एक्सरसाइज की जाती है। उसके बाद चलना वो दूसरे दिन से भी शुरू कर सकते हैं। आजकल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उसमें दूसरे दिन वो चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे उनको प्रिकॉशन ये लेना पड़ता है कि एक्स्ट्रा लोड उसमें नहीं आना चाहिए। यानी वो बिल्कुल अगर नीचे बैठकर पालती मारने की कोशिश करेंगे तो जॉइंट की लाइफ कम होती है। नॉर्मली इन जॉइंट की लाइफ 15 से 20 साल आसानी से होती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटी करता है तो थोड़ी सी लाइफ उसकी जॉइंट की लाइफ शॉर्ट हो सकती है। तो अगर उसको प्रिजर्व रखना है तो उसकी रूटीन एक्टिविटी में वो 15 से 20 साल चल सकता है, और चलने के बाद अगर उसमें कोई तकलीफ होती है 10-20 साल के बाद में तो वो दोबारा भी किया जा सकता है। सर, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये जो एविस्कुलर नेक्रोसिस की जो सर्जरी है, जैसे आपने बताया कि इंडिजिनियस इम्प्लांट लगा सकते हैं और फॉरेन इम्प्लांट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को मन में ये रहता है कि कन्वेंशनल जो सर्जरी अपन करते हैं या अपना नेविगेशन सर्जरी करते हैं या रोबोटिक करते हैं, विच इज़ बेटर एंड विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, उस बारे में बताइए। इसके लिए स्किल लगती है, एक तो पर्सनल स्किल होती है। अगर डॉक्टर को उतनी स्किल है कि वो सही तरीके से उसको बिना किसी चीज़ की मदद लिए कर सकता है तो वो विदाउट नेविगेशन और विदाउट रोबोटिक हेल्प के कर सकता है। रोबोटिक का ऐसा मतलब है कि उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, इंस्ट्रक्शन रोबोट को दिए जाते हैं और वो जैसा चाहिए अपने को वैसा उसका रिजल्ट मिलता है। नेविगेशन में भी प्रिसीशन बहुत होता है। अगर कोई चीज़ कट करनी है तो कितने मिलीमीटर करनी है, 0.1 मिलीमीटर से भी कम ज़्यादा नहीं हो, उसके लिए नेविगेशन यूज़ होता है। नेविगेशन करते समय या रोबोटिक्स करते समय कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जब हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की, तो किस तरह से प्रिकॉशंस रखना चाहिए और क्या उसका पीरियड होता है और किस तरह से प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए, उस बारे में बताइए। डॉक्टर्स जब ऐसे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करना है, और रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है। अगर डॉक्टर ने टाके निकालने के लिए 10 से 15 दिन में बुलाया है तो जाना है। अगर डॉक्टर ने एक बार देखने के लिए 10 से 20 दिन में बुलाया है, 3 हफ्ते में बुलाया है तो जाना है, या फिर और रेगुलर फॉलोअप के लिए एवरी 6 मंथ डॉक्टर को दिखाना है। और इस बीच में उसने ऐसी कुछ अपने मन से एक्टिविटी नहीं करना जिससे जॉइंट के ऊपर में एक्स्ट्रा लोड आता है। सर, ये भी देखा गया कि आफ्टर कोरोना जो लोगों ने स्टेरॉइड का इंटेक किया उनमें तो है काफ़ी यंगस्टर जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, इनकी बैठी जीवन शैली है, ये इन लोगों को भी हड्डियों का बोन फीवर शुरू ही रहते एक प्रकार से। वो हड्डियों की कमजोरी अलग चीज़ होती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस अलग चीज़ होती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण ये है, एक तो जो अल्कोहल लेते हैं उनको हो सकता है, सभी अल्कोहल लेने वालों को एवेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होगा, किसको होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन अल्कोहल से एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। दूसरा स्टेरॉइड से होता है, जिनको स्टेरॉइड लेना पड़ता है कोरोना के लिए ही नहीं, जो अस्थमा के लिए भी लेते हैं या और किसी कारण से लेते हैं, उसके बाद भी चांसेस रहते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ फीमर का होगा। और इसी तरह से कुछ और दवाइयां हैं जिनके कारण हो सकता है। एक डिसीज़ ये जो महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है, नागपुर में और कुछ एमपी के पार्ट में भी, वो है सिकल सेल डिसीज़।
उसमें भी जो ब्लड अपने सेल्स रहते हैं वो सिकल के शेप हंसिए की तरह तक हो जाते हैं, गोल नहीं रहकर, और ऐसे ब्लड सेल्स अटक जाते हैं हेड ऑफ फीमर में जाके, और वो आगे सर्कुलेशन नहीं बढ़ने देते, इसलिए वेस्कुलर नेक्रोसिस उसमें भी होता है। सर वेस्कुलर नेक्रोसिस की निदान के लिए, उसका टोटल डायग्नोसिस करने के लिए आप बताइए किस तरह की स्पेशलिटी, किस तरह के नए एडवांसमेंट है उस बारे में। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास में एग्जामिनेशन जरूरी है। फिर डॉक्टर को लगता है तो कंफर्म करने के लिए एक्सरेज किए जाते हैं। अर्ली स्टेज में एक्सरे से कंफर्म नहीं होता है वेस्कुलर नेक्रोसिस, इसलिए एमआरआई करना जरूरी रहता है। ये सारी चीजें होना तो किस तरह के एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए आज की जो भागदौड़ जैसी जीवन शैली जो चल रही है, एक तो किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा वजन बढ़ने से बचना चाहिए। राइट। वजन अगर बढ़ता है तो वो मसल्स नहीं बढ़ते, उसमें बॉडी का फैट बढ़ता है, बाकी सब होता है, तो उससे जॉइंट के ऊपर में लोड आता है। अगर मसल्स अच्छे हैं तो फिर थोड़ा वजन ज़्यादा भी रहा तो चल सकता है। और दूसरा, जंक फूड खाना या बहुत फैटी चीज़ें खाना जिससे वजन बढ़ता है, ये सब कोई भी दवाइयाँ लेना बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए, ये भी अवॉइड करना चाहिए।